दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में समाचारों में देखी गई भारतीय स्पॉट बिल्ड डक की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन सी नियर थ्रेटेड या फिर ऑप्शन डी इंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लीस्ट कंसर्न। आप में से कई व्यक्ति ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में भारतीय स्पॉट बिल्डक को देखा गया। बता दें कि भारतीय स्पॉट बिल्डक एक बड़ी डबलिंग बतख है जो भारतीय उपमहाद्वीप में मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में पाई जाने वाली एक गैर प्रवासी प्रजनन बतख है। इसका नाम इसके शरीर पर पाए जाने वाले लाल धब्बे से लिया गया है। ये मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में पूरे पाकिस्तान और भारत में निवास करती है और इसकी आयु से स्थिति लीस्ट कंसर्न है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी कि लीस्ट कंसर्न। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इस पुरस्कार को वर्ष 1969 में प्रारंभ किया गया था और कथन 2 है इसके तहत पहला पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। इसे वर्ष 1969 में प्रारंभ किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान की याद में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था, इसलिए कथन तो सही है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला है तुर्की, दूसरा है ईरान, तीसरा है सीरिया और चौथा है जॉर्डन। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा इराक से लगती है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि सभी चार। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाल ही में उत्तरी इराक के हमदानिया शहर में एक शादी समारोह में आग लगने से करीब 100 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इराक मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। यह अरब दुनिया के सबसे पूर्वी देशों में से एक है जो दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के समान अक्षांश पर स्थित है। इसकी सीमा उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया एवं जॉर्डन और दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत से लगती है। इराक में फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर 36 मील यानी 58 किलोमीटर समुद्री तट है जो इसे प्रादेशिक समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा देता है। जॉर्डन के बाद ये समुद्र और अपतटीय संप्रभुता तक सबसे कम पहुंच वाला मध्य पूर्वी राष्ट्र है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी सभी चार सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए काम्बोम्बा फुरकुटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, यह एक जलमग्न 12 मासी जलीय पौधा है। कथन 2 है, यह भारत का मूल निवासी है। कथन 3 है, इसे पिंक ब्लूम कहा जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। केरल का एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल कोले वेटलैंड्स एक विदेशी आक्रामक प्रजाति कोबम्बा फुरकुटा के खतरे का सामना कर रही है। बता दें कि काबोम्बा फुरकुटा जलीय पौधे की एक प्रजाति है। विशाल फूलों के कारण इसे पिंक ब्लूम के नाम से जाना जाता है, इसलिए कथन सही है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है जिसे एक मछली घर पौधे के रूप में केरल लाया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह एक जलमग्न 12 मासी जलीय पौधा है जो स्थिर से धीमी गति से बहने वाले मीठे पानी में उगता है, इसलिए कथन 3 सही है। इसके विकास के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए विकल्प बी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, उनके पास कोई दिमाग नहीं होता। कथन 2 है, उन्हें भविष्य की समस्या की भविष्यवाणी करने और उससे बचने का प्रयास करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि कैरेबियन बॉक्स जेलीफिश मस्तिष्क न होने के बावजूद दृश्य और यांत्रिक संकेतों का उपयोग करके बाधाओं से बचना सीख सकती है। ये बमुश्किल 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनमें कोई दिमाग नहीं होता, इसलिए कथन एक सही है। ये निडारिया संघ से संबंधित है। इसमें एक संज्ञानात्मक क्षमता है
जो ऐसे आदिम तंत्रिका तंत्र वाले जानवरों में पहले कभी नहीं देखी गई। उन्हें भविष्य की समस्या की भविष्यवाणी करने और उससे बचने की कोशिश करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रवासी नागरिक यानी ओसीआई कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। कथन 2 है, ये भारत में दीर्घकालिक वीजा मुक्त यात्रा और रहने की सुविधा प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। भारत सरकार भारतीय खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए 1 दर्जन से अधिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड की योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। इसे दोहरी नागरिकता के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि ओसीआई कार्ड धारकों को वोट देने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता, इसलिए कथन 1 सही है। ये भारत में दीर्घकालिक वीजा मुक्त यात्रा और रहने की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही है। साथ ही कार्ड धारकों को कई विशेष अधिकार देता है जो आमतौर पर किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, यह 1946 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना का स्मरण कराता है। यह दिन हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद महासभा ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की, या फिर इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिसंबर 2013 में महासभा द्वारा घोषित किया गया था और पहला दिवस वर्ष 2014 में बनाया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। कथन 2 है, यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न तो 1 और न ही 2। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान रक्त चढ़ाने के दौरान एचआईवी से संक्रमित हुए एक रक्षाकर्मी को लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें कि एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, इसलिए कथन 1 सही है। यदि एचआईवी का इलाज नहीं किया जाता है तो यह एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। फिलहाल इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, क्योंकि एक बार जब लोगों को एचआईवी हो जाता है तो उन्हें यह जीवन भर के लिए बना रहता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जेडएसआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पर्यावरण मंत्रालय। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में चमकीले नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। आपको बता दें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जेडएसआई भारत का प्रमुख वर्गीकरण अनुसंधान संगठन है। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। इसे वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। ये देश की असाधारण समृद्ध जीव विविधता पर ज्ञान की उन्नति हेतु अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पर्यावरण मंत्रालय। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है।
और कथन 2 है कि कार्यों में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे प्रमुख था। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए इस प्रश्न देख लें। आज यानी 27 सितंबर को राजा राजमोहन राय की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि राजा राजमोहन राय 19वीं सदी के प्रभावशाली और महान सामाजिक धार्मिक सुधारक और शिक्षाविद थे। वो बहुभाषाविद थे और संस्कृत, अरबी और फारसी के साथ ही ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इन्होंने समाज में विद्यमान धार्मिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए। सती प्रथा का उन्मूलन इनमें सबसे प्रमुख था, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। नीलगिरी तहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि तमिलनाडु का राज्य पशु है, और कथन 2 है ये नीलगिरी पहाड़ियों और तमिलनाडु और केरल में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। जबकि कथन 3 है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को 2022 से 2032 तक 10 साल की अवधि के लिए लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।